मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद आपको कहेंगे नया दिन में। मैं हूँ आपकी मेज़बान महक असलम। नया दिन, नई सुबह, नया अज़्म और बहुत सारी नई खबरें हैं, नए मौज़ूआत हैं, नए टॉपिक्स हैं, नई रिपोर्ट्स होंगी जिनको हम शामिल करेंगे। लेकिन रोज़ाना की तरह आज हम जो है प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे अच्छी बात से, ताकि आपका दिन बड़ा अच्छा गुजरे। आज की अच्छी बात यह है कि इंसान की सबसे बड़ी कामयाबी ख़ुद को ख़ुद की ज़ात तक महदूद रखना है। खुद को किसी भी चीज़ का इतना आदी मत बनाए कि उसके बगैर गुजारा मुमकिन ही ना हो। कभी कभी हम अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसी आदतें होती हैं जिनको अपना लेते हैं। कुछ आदतें तो अच्छी होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी आदतें होती हैं जिनके बगैर हमें लगता है हम चल ही नहीं सकेंगे, हम सोच ही नहीं सकेंगे कुछ भी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं ये कहूँ कि कुछ लोग स्मोकिंग करने के आदी होते हैं, और अगर उनसे कह दिया जाए कि जी आप स्मोकिंग करना छोड़ दें, इसको क्विट कर दें, तो वो कहते हैं नहीं, ये कैसे हो सकता है। खाना छोड़ सकते हैं, पीना छोड़ सकते हैं, सोना छोड़ सकते हैं, बाहर आना जाना छोड़ सकते हैं, लोगों से घुलना मिलना छोड़ सकते हैं, लेकिन स्मोकिंग को नहीं छोड़ सकते। तो इस तरह की आदतें अगर आप अपना लेंगे, अगर इस तरह की चीज़ों के आप हैबिचुअल हो जाएंगे, तो आप यकीन करें फिर ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये वो आदतें होती हैं जो कि आपको नुकसान देती हैं। तो कभी भी किसी भी आदत को उतना ज़्यादा मत अपनाएं कि वो एक टाइम पे आपको नुकसान देना शुरू हो जाए। अच्छी आदतें अपनाना एक अच्छी बात है, लेकिन उसके जब आप अच्छी आदत अपनाते हैं तो आपको पता होता है कि अच्छा लॉन्ग टर्म इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। जो बुरी आदत है वो आपको पता होता है बुरी आदत है, लेकिन उसको आप छोड़ते नहीं हैं, तो इसलिए बुरी आदतों से हमेशा बचें। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। टॉप स्टोरीज आपके साथ। आज इस्लामाबाद की एक ऐसी खातून से मैं आपकी मुलाकात करवाऊँगी जो कि एक बहुत ही स्पेशल पर्सन है। दूसरों का वो सहारा बनी। किस तरह से उन्होंने लोगों को मोटिवेट किया, किस तरह से उन्होंने लोगों की ज़िंदगी में तब्दीली लेकर आई, किस तरह से उन्होंने एग्जाम्पल सेट की। तो आज हम उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे, बात करेंगे, उनकी ज़िंदगी के सफ़र के बारे में जानेंगे। इसके अलावा गर्मियों में चिलचिलाती धूप और गर्मी से बचने के लिए ग़िज़ाइयत से भरपूर हल्की ग़िज़ा खाना बहुत ज़्यादा मुनासिब है, क्योंकि गर्मियों में हमें भूख नहीं लगती। गर्मियों में होता ही है जी कि दिल अजीब सा हो रहा होता है ना, आपको भूख नहीं लग रही होती, गर्मी लगती है, बस दिल करता है बस पानी पीते रहें। तो कौन सी ऐसी डाइट है, क्या ऐसा इनटेक होना चाहिए जिसके बाद आप अपने आप को बहुत ज़्यादा अच्छा फील करें, तो वो आज हम जानेंगे। इसके अलावा जनाब, फिट रहने और जहनी तनाव से बचने के लिए योगा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि जब आप एंजाइटी में होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, आप टेंशन में होते हैं, तो ये टेंशन आपके चेहरे पे भी नज़र आ रही होती है। फेस योगा आपकी खूबसूरती में इजाफा करता है। किस तरह से आप फेस योगा को अपनी रूटीन का हिस्सा बना सकते हैं, योगा एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे हम बात करेंगे। इसके अलावा गर्मियों के मौसम में अपने चेहरे को चमकदार कैसे बनाना है। अब कहते होंगे आप तो कि गर्मियों में ऑयल इतना आता है, वैसे ही चेहरा चमकदार हो जाता है, लेकिन आपकी स्किन गर्मियों में हेल्दी कैसे होगी, किस तरह से आपकी स्किन पे मेकअप ज़्यादा देर स्टे कर सकता है, या किस तरह से गर्मियों में आप पिगमेंटेशन, एक्ने से बच सकते हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। आपकी किस्मत आपके बारे में क्या कहती है, जो आपके सितारे हैं, कार्ड्स के थ्रू आपके सितारे क्या कहते हैं। टैरो कार्ड रीडर मरियम नसीम हमें ज्वाइन करेंगी, उन्हें हम शामिल गुफ्तगू करेंगे। बहुत सारे मौज़ूआत हैं, टॉपिक्स, रिपोर्ट्स, डिस्कशन होगी आज। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि मौसम के बदलते ही हमारी स्किन पर असर पड़ने लग जाता है। अक्सर देखा जाता है कि गर्मियों में धूप के ज़्यादा होने के बायस हमारी स्किन पर ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, जिससे हमारी खूबसूरती जो है उसमें थोड़ी कमी आ जाती है। गर्मियों के मौसम में अपने चेहरे को चमकदार कैसे बनाया जा सकता है, अब इस तमाम तर मामले पर बात करने के लिए स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर आयशा हुमैरा इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुकी है। अस्सलाम वालेकुम आयशा, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा आयशा, गर्मियाँ होती हैं और गर्मियों में हमें पता है कि ज़ाहिर सी बात है स्वेटिंग ज़्यादा होती है, और जब आप धूप में निकलते हैं तो कहते हैं कि जी गर्मियों की जो धूप होती है वो आपको ज़्यादा हिट कर रही होती है, तो आपका कॉम्प्लेक्शन डल होना शुरू हो जाता है, चेहरे पर एक्ने आ जाती है। सबसे पहले तो मुझे बताएं कि सबसे पहली चीज़ जब घर से आप बाहर निकल रहे हैं गर्मियों में, वो आपने क्या लगानी है? सबसे पहली चीज़, घर से निकलने से पहले आपकी अगर ऑयली स्किन है तो यू शुड यूज़ एक अच्छा फेस वॉश जो कि आपका सीबम कंट्रोल करे। और अगर आप वो खुद से अपने लिए कोई चीज़ सिलेक्ट नहीं कर सकते तो यू शुड कंसल्ट योर डॉक्टर, स्किन डॉक्टर, डर्मेटोलॉजिस्ट, और अपना एक मेडिकेटेड फेस वॉश आप लिखवा लें। उसके बाद जब आप घर से निकलने लगें तो 10 मिनट पहले एटलीस्ट आप सन ब्लॉक की एक अच्छी थिक लेयर अपनी स्किन के ऊपर, अपने एक्सपोज्ड एरियाज के ऊपर आप ज़रूर अप्लाई करें। एंड आई ऑलवेज से कि आपका जो सन ब्लॉक है
वो SPF 60 से अबव होना चाहिए। 90 हो, 100 हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इट शुड बी मोर देन SPF 60। अब हमारे यहाँ लोग जो कॉमन मिस्टेक्स करते हैं वो ये करते हैं कि समटाइम्स हम कोई BB क्रीम अप्लाई कर रहे होते हैं या हम कोई मॉइस्चराइजर्स परचेज करते हैं तो उसके ऊपर लिखा होता है SPF 30 और SPF 50 समटाइम्स। तो हम ये समझते हैं कि शायद वो जो मॉइस्चराइजर या जो क्रीम हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसके अंदर जो SPF मौजूद है वो हमारी स्किन के लिए इनफ है। एक कॉमन मिस्टेक हमारे यहाँ ये होती है। तो जब आप सनब्लॉक की तरफ जाएं तो इट शुड बी अ प्रॉपर सनब्लॉक, सनस्क्रीन जो कि आपकी स्किन को UV रेज से प्रोटेक्शन दे। ठीक है। अच्छा, दूसरा कॉमन मिथ ये है कि जब आप SPF सिलेक्ट करते हैं तो बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि जितना ज्यादा हम SPF 60, 90 या 100 पे जाएंगे तो ये इसके अंदर बहुत ज्यादा केमिकल्स होंगे। ये एक मिसकंसेप्शन है। SPF 90 या 100 या 60 का मतलब ये होता है कि कितने % ऑफ UV रेज वो आपकी स्किन के ऊपर ब्लॉक करेगा। अगर आप 60 पर जाते हैं तो 95% UV रेज आपकी स्किन के ऊपर ब्लॉक होगी। अगर आप 99 या 100 चूज करते हैं, 90 चूज करते हैं या 100 चूज करते हैं तो ऑलमोस्ट 99% आपकी UV रेज आपकी स्किन के ऊपर ब्लॉक होती है। अच्छा, दूसरा कॉमन मिस्टेक जो हम लोग करते हैं वो ये करते हैं कि मॉर्निंग में अगर हमने सनब्लॉक लगा लिया तो हम लोग ये समझते हैं कि अब ये सनब्लॉक हमारा पूरा दिन चलेगा। जबकि उसकी कवरेज इन बिटवीन सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे के दरमियान में आपको एवरी 2 आवर एप्लीकेशन सनब्लॉक लगाना चाहिए। अगर सॉरी मैं आपको इंटरप्ट करूँ, मुझे जरा ये बताएं कि लाइक आपने सुबह अर्ली मॉर्निंग अपने चेहरे पे सनब्लॉक अप्लाई किया, उसके बाद आपने मेकअप कर लिया, तो आप आफ्टर 2 to 3 आवर्स किस तरह दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं? कुछ जेल फॉर्म के सनब्लॉक्स अवेलेबल है मार्केट के अंदर। आप जेल फॉर्म वाले सनब्लॉक्स इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि मेकअप के ऊपर भी आप रीअप्लाई कर सकते हैं, उससे आपकी मेकअप की लेयर डिस्टर्ब नहीं होती। सेकंड ये कि आजकल सनब्लॉक स्प्रे फॉर्म्स में भी अवेलेबल हैं। सनब्लॉक्स आपको कॉम्पैक्ट बेसिस की फॉर्म में भी अवेलेबल है। सो आप अगर मेकअप फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल करते हैं, आपका जॉब नेचर ऐसा है, तो आप अपनी जॉब नेचर के अकॉर्डिंगली अपने सनब्लॉक्स की सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा आयशा, एक और चीज़ है, क्योंकि गर्मियों में जाहिर है कि आपने बाहर तो निकलना ही है। हम ये कहते हैं कि जी हम बार बार अपने चेहरे पे पानी डाल रहे होते हैं, जो कि मुझे लगता है शायद एक अच्छी चीज़ है। बट अगर आपके फेस पे एक्नी है और आप बार बार अपना चेहरा धो रहे हैं, आपने फिर अपने चेहरे पे एक्नी को ख़त्म करने के लिए कोई ना कोई क्रीम भी लगाई हुई है, कोई ट्रीटमेंट भी आपका चल रहा है, तो वो उस चीज़ को आप कैसे कवर कर सकते हैं फिर? देखिए, बेसिक कंसेप्ट इज हाइड्रेशन। क्योंकि जब आप गर्मी में बाहर निकलते हैं और आपको पानी की ज़रूरत महसूस होती है, चाहे वो आपको थर्स्ट की फॉर्म में हो रही हो, आपको प्यास लग रही हो या आपको ऐसा फील हो रहा हो कि आप ठंडा पानी अपने चेहरे पे डाल दें, तो बेसिकली हमारी अपनी इंटरनल बॉडी है जो कि एज ए आपको एक अलार्म देती है कि राइट नाउ यू आर फीलिंग डिहाइड्रेटेड। तो आपकी बॉडी आपके ब्रेन को ये मैसेज देती है कि आप पानी पी लें या आप ठंडा पानी अपने चेहरे पे डाल दें। तो बेसिकली इट्स अ साइन ऑफ डिहाइड्रेशन कि जब भी आप थर्स्ट फील करते हैं इन एनी फॉर्म, सो दैट मीन्स कि यू नीड डिहाइड्रेशन राइट नाउ। तो इट्स बेटर कि आप उस टाइम पे पानी का इंटेक ज़्यादा रखें। नींबू पानी बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप हाइपरटेंसिव नहीं है, आपको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम नहीं है या आप डायबिटिक नहीं है, तो आप अपनी एडजस्ट करके विदाउट शुगर भी इनफैक्ट आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आप हाइपरटेंसिव नहीं है तो आप नींबू पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्रेश जूसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोकोनट वाटर बहुत अच्छी चीज़ है, जिसके अंदर हम कहते हैं कि कोकोनट वाटर जो है वो एक ड्रिप के इक्वल है एनर्जी के अंदर, तो न्यूट्रिशन आपको उतनी दे सकती है। सो कोकोनट वाटर इज़ रियली गुड, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और जहाँ तक बात है एक्नी प्रोन स्किन की, जब आपकी स्किन ऑयली होगी, सीबम एक्सेस प्रोड्यूस करेगी, तो आपको एक्नी बढ़ती है क्योंकि बैक्टीरियल या फंगल ग्रोथ बढ़ जाती है समर्स के अंदर। सो इट्स बेटर टू कंसल्ट ऑलवेज योर डर्मेटोलॉजिस्ट, क्योंकि आपका जो स्किन का प्रॉब्लम है, जो एक्नी का प्रॉब्लम है, वो विदाउट डॉक्टर के आप खुद से ना ट्रीट करने की कोशिश करें तो वो बेहतर है। क्योंकि उस टाइम पे आपको कुछ एंटीबायोटिक्स की नीड होती है, उस टाइम पे आपको कुछ एंटी फंगल ट्रीटमेंट्स की नीड होती है। और उसके साथ साथ अगर हम एस्थेटिक्स की बात करें तो उसमें बहुत सारे ऐसे लेजर्स अब अवेलेबल हैं जो कि बहुत इजी है, जिनका एक्सेस बहुत इजी है, जो बहुत इकोनॉमिकल हैं, बहुत चीपर हैं। आप किसी भी अच्छे क्लिनिक से जाके आप वो लेजर्स ले सकते हैं, जो कि आपके सीबम को भी कंट्रोल करता है, आपकी एक्नी को भी कंट्रोल करता है और इसी तरीके से आपके ओपन पोर्स को भी श्रिंक करता है। सो राइट नाउ हाइड्रा फेशियल्स अवेलेबल हैं जो कि आपकी स्किन को बहुत अच्छा हाइड्रेट कर देते हैं। और इसी तरीके से एक्नी के ट्रीटमेंट के लिए आजकल कुछ एक्नी के छोटे से स्पॉट साइज ट्रीटमेंट आए हुए हैं जो कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट स्टिकर्स की तरह होते हैं। वो आप अपनी एक्नी के ऊपर अगर लगा दें तो ना उससे वो नज़र भी नहीं आते
इनविजिबल होते हैं और आपको 12 आवर्स का ट्रीटमेंट भी मिलता है एक्ने का। ओके, ज़बरदस्त। अच्छा आयशा, मुझे एक चीज़ समझाएं, कि हम बात करते हैं स्किन के हवाले से, हम बात करते हैं स्किन को अच्छा रखने के हवाले से। हमने अक्सर ये देखा है कि कुछ ख़वातीन जिनके चेहरे पर एक्ने होती है, वो कुछ ऐसी क्रीम्स यूज़ कर रही होती हैं कि जी उसके बाद गारंटी होती है कि एक दिन आप इस्तेमाल करेंगे, आपके दाने फ़ौरन ख़त्म हो जाएंगे, आपके चेहरे पे एक्ने का नामो निशान नहीं रहेगा। और ऐसा होता भी है, तो हम क्या समझें कि वो क्रीम्स उसमें मरकरी ज़्यादा होती है या उसमें केमिकल ज़्यादा होते हैं, उसका फिर बाद में रिएक्शन आपके चेहरे पर सामने आता है? बहक देखिए, किसी भी किस्म की इन्फ्लेमेशन, चाहे वो एक्ने से हो, चाहे वो आपको एक कंडीशन होती है जिसे हम रोज़ाशिया कहते हैं और अक्सर लोग उसको कंफ्यूज कर देते हैं डिफरेंट कंडीशंस के साथ। तो किसी भी किस्म की इन्फ्लेमेशन होती है, उसके लिए ज़्यादातर क्रीम्स के अंदर स्टेरॉइड्स शामिल होता है। जब आप स्टेरॉइड्स को लेते हैं तो वो इंस्टेंटली आपके इन्फ्लेमेशन को सबसाइड कर देती है और आपको ऐसा लगता है कि आपका मसला बहुत अच्छे से हल हो गया है, बट लेटर ऑन आपको उसके साइड इफेक्ट्स बहुत वर्स्ट मिलते हैं। आपकी स्किन के ऊपर पीआईएच डेवलप हो जाता है, जिसे हम पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपरपिगमेंटेशन कहते हैं। अक्सर लोगों को आपने देखा होगा कि बड़े बड़े से छाइयों के पैचेस बन गए हों। हिस्ट्री यही होती है कि हमने कोई क्रीम इस्तेमाल की थी, उसके बाद स्किन रेड हुई और फिर उसके बाद वो ब्राउन हुई एंड देन फिर वो ब्लैक की तरफ जा रही है। तो इस तरह की हिस्ट्रीज बड़ी कॉमन होती हैं और समझने की बात यह है कि आपका जो प्रॉब्लम है वो आपका डॉक्टर ही, ऑब्वियसली मैं हमेशा कहती हूँ कि हमारे यहाँ अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है। सो लोगों को इस चीज़ की अवेयरनेस ज़रूर देनी चाहिए कि स्किन का कोई प्रॉब्लम हो, ख़ास तौर पे एक्ने का, या आपको कोई ऐसी कंडीशन है, क्योंकि गर्मियों के अंदर अक्सर ये होता है कि आप जब चूल्हे के आगे जाते हैं, फ्लेम के आगे जाते हैं, या आप रमज़ान भी आने वाला है, सो अक्सर लोगों को क्या होता है कि आपकी स्किन इची होती है, मतलब उसमें खारिश हो रही होती है, रेड हो जाती है, बर्निंग सेंसेशन फील होती है। सो इट्स अ मेडिकल कंडीशन दैट नीड्स टू बी ट्रीटेड ऑन टाइम। अगर ये आप उसको एक मेडिकल कंडीशन को आप बिल्कुल नॉर्मल लेके उसके ऊपर घरेलू टोटके इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, या कोई ऐसी चीज़ लगा लेंगे जिसकी ब्रांडिंग हो रही है कि आपको एक दिन में वो क्रीम आपका मसला हल कर देगी, सो डेफिनेट सी बात है आपकी स्किन बर्स्ट होगी, बेहतर नहीं होगी। सो हमेशा जो है वो अपने प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करते हुए, इसको सीरियस लेते हुए आप ज़रूर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और हर मेडिकेशन आप डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें। अच्छा आयशा, गर्मियाँ चूँकि ज़ाहिर है कि आपकी स्किन को हीट कर देती हैं, तो क्या आप अपनी स्किन पे डेली बेसिस पे आइसिंग कर सकते हैं, या कुछ ऐसा मड मास्क अप्लाई कर लें, या कुछ, अब जैसे मार्केट में बहुत सारे मास्क आए हुए होते हैं डिफरेंट कंपनीज़ के, आप वो मास्क अप्लाई करें डेली बेसिस पे, या डेली बेसिस पे करना आपके लिए नुकसानदेह होता है, वंस इन अ वीक आपके लिए बेहतर है? मैं किसी भी चीज़ का एक्सेसिव यूजेज, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल आपकी स्किन के ऊपर एलर्जिक रिएक्शन कॉज कर सकता है। एंड एनी सॉर्ट ऑफ, चाहे वो मड मास्क हो, चाहे वो हम नॉर्मल घर के जो बेसन या इस तरह की चीज़ें भी लोग अप्लाई कर रहे होते हैं, इट्स वेरी कॉमन प्रैक्टिस इन पाकिस्तान। तो जितनी चीज़ें आप लगाते हैं, इसमें से कोई भी चीज़ आपको एलर्जिक रिएक्शन कॉज कर सकती है और नहीं भी कॉज कर सकती। सो इट ऑल डिपेंड्स। इसी तरीके से आजकल कुछ सैलिसिलिक मास्क मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं, वो भी हफ्ते में एक ही बार अप्लाई किए जाते हैं, लेकिन मैंने लोगों को देखा है कि वो डेली उसको लगा रहे होते हैं अपने चेहरे के ऊपर। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो आप इस्तेमाल करें और उसके बाद आपको ऐसा फील हो कि आपकी स्किन ड्राई हो रही है, बिकॉज ये सबसे अर्ली साइन होता है जिसमें आपको पता चलता है कि कोई चीज़ आपको सूट नहीं कर रही। आपकी स्किन फ्लेकी हो रही है, रेडनेस आ रही है, या हल्की सी आपको बर्निंग हो रही है, तो दैट मीन्स कि वो आपके लिए ठीक नहीं है। इसके अलावा जो नॉर्मल पीएच वाले मास्क होते हैं जिसके अंदर कोई हार्श केमिकल नहीं शामिल होता, उसको डेफिनेट सी बात है आप वंस अ वीक अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन किसी भी किस्म का रिएक्शन अगर आपको इस तरह का फील हो तो आप उसको स्टॉप कर दें, उसी टाइम पे इस्तेमाल करें। अच्छा ठीक है आयशा, एक तो हमने बात की जी सन ब्लॉक आपके लिए गर्मियों में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसके अलावा मज़ीद क्या कुछ आप अपने मेकअप किट में ऐड कर सकते हैं कि गर्मियों में आपकी स्किन जो है एक तो ख़राब होने से बची रहे, फिर ज़ाहिर सी बात है रमज़ान है, किचन में आपका ज़्यादा आना जाना है, ऑफिस भी आपने जाना है, बाहर भी आपने निकलना है, तो क्या मज़ीद चीज़ें आपके पास आपकी मेकअप किट में होनी चाहिए? एक अच्छा हाइड्रेशन के लिए आपको एक अच्छा लोशन रखना चाहिए, जैसे हम कोई भी वाटर बेस्ड लोशन आप रख लें, या फिर एलोवेरा बेस्ड आप लोशन अपनी समर के अंदर जो है अपनी स्किन के रूटीन्स के अंदर ज़रूर शामिल करें। और कोशिश ये करें कि जो इस तरह की प्रोडक्ट्स हैं जिसके अंदर हाइलुरोनिक एसिड ज़्यादा होता है, या कुछ ऐसी थिक मॉइस्चराइजर क्रीम्स होती हैं, उनको आप अवॉइड करें, क्योंकि फिर वो आपको अगैन प्रॉब्लम देता है, आपकी स्किन के ऊपर एक्ने भी बनती है। सो इट्स बेटर कि आप जितनी ज़्यादा अपनी हाइड्रेशन का ख्याल करेंगे, चाहे वो इनटेक हो चाहे वो टॉपिकल एप्लीकेशंस हो, उतने ज़्यादा आप सेफ साइड होंगे। और एक कोई ऐसा सिरम जिसके अंदर नियासिन अमाइड होता है,
वो आप नाइट एप्लीकेशन पे ज़रूर यूज़ करें। मैं विटामिन सी का हरगिज़ क्योंकि जब हम बात कर रहे होते हैं तो हम तमाम लोगों के लिए बात कर रहे होते हैं। सो विटामिन सी अच्छा होता है, लेकिन ये हर स्किन टाइप के लिए नहीं होता। सो विटामिन सी हमेशा अपने डॉक्टर्स के मशवरे के बाद आप अप्लाई करें, लेकिन नियासिनामाइड एक ऐसी सेफ फॉर्मुलेशन है जो कि आप नाइट एप्लीकेशन पे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि गर्मियों में आपको पिगमेंटेशन बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सो वो एक ऑल्टरनेटिव सेफ एप्लीकेशन है जिसके अंदर आपकी अनइवन स्किन टोन नहीं होती, आपको पिगमेंटेशन नहीं आती। सो दिस इज़ व्हाट यू कैन यूज़ एट बेड टाइम। ओके, ठीक है। अच्छा आयशा, लास्ट में मुझे एक और चीज़ बताएं। हम कहते हैं जी कि आप जो खाते हैं वो भी आपके चेहरे पे बहुत नज़र आता है, तो गर्मियों में स्पेशली क्या क्या चीज़, एक तो ज़्यादा पानी का इंटेक तो आपको रखना चाहिए, मज़ीद क्या क्या चीज़ ऐसी होनी चाहिए जो कि आपको अपनी डाइट में शामिल करनी चाहिए? भले से आप सुबह खा रहे हैं, दोपहर में या शाम में, लेकिन वो डेली रूटीन में आपने खानी ज़रूर है। मैं आई थिंक ये क्वेश्चन ऐसा है जो हम लोग बचपन से अपने बुजुर्गों से उसका जवाब देते हैं। बिल्कुल। और वो भी हमेशा से हमें घरों के अंदर भी यही बताया जाता है। आयशा हम अमल नहीं करते ना। बिल्कुल ऐसे ही अमल नहीं करते हम लोग। तो फ्रूट्स इनटेक जितना ज्यादा आप गर्मियों में रखेंगे उतने ज्यादा आपकी बॉडी प्योरीफाई होगी। आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि यहाँ पे पॉल्यूशन भी बहुत ज्यादा है। अगर हम खासतौर पे कराची की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, तो यहाँ पे पॉल्यूशन भी बहुत ज्यादा है, तो आपकी बॉडी को हाइड्रेशन की और डिटॉक्सिफिकेशन की बहुत जरूरत होती है। तो जितना ज्यादा आप फ्रूट्स का इंटेक रखेंगे, फ्रेश जूसेस का इस्तेमाल करेंगे, उतने ज्यादा आप हेल्दी नजर आएंगे। एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट द स्किन, आपको ओवरऑल हेल्दी रहने की बहुत जरूरत होती है। अगर आप ओवरऑल हेल्दी होते हैं तो वही ग्लो, वही सेहत, वही ब्राइटनेस आपकी स्किन के ऊपर भी अपेयर हो रही होती है। सही है, ठीक है। यानी अच्छा सोचे अच्छा खाए, मैंने कहा अच्छा सोचे अच्छा खाए, मल्टीविटामिन्स का इंटेक रखें और पानी जरूर पिया करें। थैंक यू सो मच आयशा, हमारे साथ मौजूद थी, गुफ्तगू कर रही थी। छोटी छोटी चीजें जिसको ख्याल आपने रखना है ताकि गर्मियों में, रमजानुल मुबारक में आपकी स्किन बड़ी अच्छी हो जाए। अब एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक वंस अगेन। अच्छा जी, गर्मी के मौसम का असर हमारी रोजमर्रा जिंदगी के साथ साथ हमारे खाने पीने की चीजों पर भी वाज़े तौर पर देखा जा सकता है। जाहिर है गर्मी से बचे रहने के लिए फिटनेस को बरकरार रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसी सूरत हाल में बेहतरीन जो ग़िज़ा है आपको सेहतमंद रखने में अहम किरदार अदा करती है, इसलिए गर्मियों में खुराक का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। माहिर ग़िज़ाइयत महविश इदरीस इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। उनसे हम जानते हैं कि गर्मियों में हमें किन किन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए, कौन सी ऐसी चीज़ें जिन्हें अपनी डाइट का हिस्सा बनाना चाहिए। और अक्सर कहते हैं ना कि गर्मियों में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जी खा के आपने ऊपर से पानी नहीं पीना, तो उनसे सब कुछ जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम महविश, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम टू नया दिन। मुझे ये बताएं कि गर्मियों में, चूँकि अब हमें पता है कि कराची में तो गर्मी आ गई है, हम ये नहीं कह सकते कि जी आ रही है, रास्ते में आ गई भी है गर्मी कराची में, तो गर्मियों में सबसे ज्यादा चीज आपको क्या खानी चाहिए? देखिए, जैसे ही गर्मियाँ आती हैं सबसे पहले हमें पानी की कमी होना शुरू हो जाती है, जिसको हम डिहाइड्रेशन कहते हैं जी। डिहाइड्रेशन इटसेल्फ एक बहुत बड़ा मसला है जो हमारी डाइट की वजह से, हमारे खाने, हमारे पीने की वजह से हो रहा होता है। हमारा खाना अच्छा नहीं है, हमारा पीना अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से हमें पानी की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी स्किन खराब हो रही होती है, हमारे बाल खराब हो रही होती है, हम वीक फील कर रहे होते हैं। और किडनी इश्यूज बहुत ज़्यादा देखे गए हैं कि पानी की कमी की वजह से किडनी डिसऑर्डर्स बहुत ज़्यादा देखे गए हैं, जिसमें किडनी स्टोन्स वगैरह बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो अगर हम ग़िज़ा की बात करें, जैसे गर्मियों में हमारे पास फ्रूट्स, हमारे पास वेजिटेबल्स की वैरायटी बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू विंटर। सर्दियों में हमारे पास वैरायटी होती है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन अल्लाह ताला ने शायद इसीलिए हमारे पास बहुत ज़्यादा ऐसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दिए जिनमें पानी की मकदार बहुत ज़्यादा है। तो मैं हमेशा यही कहती हूँ, जैसे गर्मियाँ स्टार्ट होने लगें, आप गर्मियाँ स्टार्ट होने से पहले अपनी मकदार बढ़ा दें। वैसे तो नॉर्मली भी आपको अपने पानी की इंटेक बहुत अच्छी रखनी चाहिए, लेकिन गर्मियों में क्योंकि हमें स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो रही होती है, हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स जा रहे होते हैं, हमारा गर्मी में बहुत ज़्यादा मतलब हमारी हालत बुरी हो रही होती है, हमें चक्कर भी आ रहे होते हैं, तो अपने पानी की कमी को पूरा कर दें। तो कोशिश करें कि उसमें ऐसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स खाएं जिनमें 70 to 80% वाटर है। अच्छा महविश, मुझे ये बताएं कि हमने अक्सर देखा है कि हमें गर्मियों में भूख नहीं लग रही होती, चूँकि ज़ाहिर है गर्मी का एक मौसम होता है, फिर दिल भी नहीं करता कुछ खाने को, तो इसका क्या हल है? लाइक आप पोर्शंस में खाना शुरू कर दें, क्या आपने सुबह के वक्त दही खा लिया, ओके ठीक है, आप 12-1 बजे कोई फ्रूट ले लें, फिर दोपहर के टाइम लाइक 3-4 बजे थोड़ा सा सैलड बना लें। किस तरह से हमने अपने मील्स को पोर्शन में डिवाइड करना है, क्योंकि भूख लगती नहीं है, ज़्यादा हैवी खाने हमसे गर्मियों में खाए नहीं जाते। बिल्कुल ऐसा ही है, जैसे ही गर्मी लगती है सबसे ज्यादा हमें मैदे के मसले स्टार्ट हो जाते हैं। मैदे में गर्मी हो जाती है, जलन होना शुरू हो जाती है। उसकी मेन वजह यही है
कि हमें भूख नहीं लग रही होती। हमें जब भूख नहीं लग रही होती तो हम खाना पीना छोड़ देते हैं और डिहाइड्रेशन भी हो जाती है। तो कोशिश करें कि आप ठंडी चीज़ें खाएं, जिसमें दही हो जाता है। उतने साथ कोशिश करें कि आप दही का इस्तेमाल करें नाश्ते में, आप सैलड्स का इस्तेमाल करें, हर खाने के साथ सैलड का इस्तेमाल ज़रूर करें, ठंडी मशरूबात का इस्तेमाल अपनी ग़िज़ा में ज़रूर करें, और कोशिश करें जितनी भी मिर्च मसाले वाली या तली हुई चीज़ें हैं उसका इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी में कम से कम करें। मैं तो हमेशा यही कहती हूँ कि अपने दिन का आगाज़ फ्रूट से, लस्सी से, किसी ड्रिंक से, किसी मशरूबात से, डिटॉक्स वाटर से स्टार्ट करें। अच्छा, आपकी तो माशाल्लाह एक्सपर्टीज है ना, तो आप क्या रेकमेंड करेंगी कि गर्मियों में बेस्ट जो मशरूब होते हैं वो कौन से होने चाहिए? लाइक मुझे तो हमेशा ये कहा जाता था कि गर्मियां हैं तो संदल बहुत ज़्यादा पियो, ज़ाहिर आपकी बॉडी, अगर आपको स्टमक में गर्मी है तो उसको ख़त्म करता है, तो प्लीज़ ज़रा बताएं। जी, उसमें लस्सी आ जाती है, तो मलंगा का पानी आ जाता है, आलू इमली बुखारे का पानी आ जाता है, सत्तू बहुत अच्छा है, बहुत ठंडा है, उसका पानी बना के आप पी सकते हैं। इवन जैसे वाटरमेलन आ जाता है, वाटरमेलन का जूस बना सकते हैं, मैंगो का जूस बना सकते हैं। और हमारे पास बहुत से फ्रूट्स हैं, जैसे चुकंदर आ जाता है हमारे पास, इमली आलू बुखारे आ जाते हैं, उनका घर में आप नेचुरल जूस बना के पिएं। लेकिन मैं हमेशा यही कहती हूँ कि जूस में भी आप एक्सट्रैक्शन वाला जूस ना लें जिसमें से सिर्फ उसकी शुगर निकल रही है। आप फ्रूट्स को पानी के साथ ब्लेंड करें ताकि आपको फाइबर भी मिले, उसके न्यूट्रिएंट्स भी मिले और उसकी सारी ग़िज़ाइयत आपको मिले। जैसे आलू बुखारे की अगर हम बात करें या खुबानी की बात करें, वो वैसे ही नेचुरली बहुत ठंडा है, तो जिन लोगों को भूख नहीं लग रही होती, अगर वो इमली आलू बुखारे का पानी या खुबानी और आलू बुखारे का जूस बना के पीते हैं तो उनके लिए बहुत फ़ायदा हो जाएगा। सही। अच्छा महविश, मुझे ये बताएं कि हम बात करते हैं सैलड्स की, कि जी आपने, चूँकि गर्मियों में तो हमारे पास माशाल्लाह इतनी अच्छी रिच वेजिटेबल्स होती हैं कि उनका इंटेक बड़ा ज़रूरी होता है। सब्जियों की बात करते हैं, हम सैलड्स की बात करते हैं, लेकिन साइड पे हमें ये भी ख्याल रखना चाहिए कि हमने दालों को स्किप नहीं करना। अगर हम दालें भी खाएं, और जैसे कि मैंने कहा ना कि हमें बहुत हैवी खाने का दिल नहीं करता, बट फिर भी चिकन या मटन का इंटेक आपने रखना ज़रूरी होता है, तो वो आप किस तरह कंप्लीट कर सकते हैं? जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे आपने अभी दालों की बात की, तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन हमारे पास ये होता है कि हम बहुत कम पोर्शन अपने ब्राउन राइस का ले लें, उसके साथ दालों का बना लें बगैर तड़के के, उसके साथ ज़्यादा सैलड्स का इस्तेमाल करें। मैं हमेशा प्लेट की बात करती हूँ, जिसको हम माइल प्लेट कहते हैं, उसमें हाफ पोर्शन आपका सैलड का होना चाहिए अगर आप हाफ दाल ले रहे हैं। तो अगर आप किसी भी रोटी चावल के साथ नहीं भी खा रहे, आप चम्मच के साथ भी अगर दाल ले रहे हैं तो उसके साथ सैलड का इस्तेमाल ज़रूर करें, किसी भी फॉर्म में आप ले सकते हैं। अब अगर हम दही की बात करें तो दही, जैसे कद्दू बहुत ज़्यादा मतलब ईजीली गर्मियों में अवेलेबल होता है, तो कोशिश करें हर दूसरे या तीसरे दिन कद्दू का रायता बना के लें, वो बहुत अच्छा। ठीक है। अच्छा महविश, मुझे ये बताएं कि हम जो हमारा डिनर है, जो डिनर टाइम है, वो गर्मियों में अक्सर स्किप हो जाता है, और ये कहा जाता है कि जी अच्छा आप अगर डिनर नहीं करें तो आप उसकी जगह एक गिलास दूध पी लें। तो गर्मियों में आप अगर डिनर नहीं करते या कहते हैं जी कि नहीं अब दिल नहीं कर रहा, या एक चपाती से आप आधी चपाती पर आ जाते हैं, तो क्या बेस्ट टाइम होता है, या क्या आप अगर डिनर को स्किप करते हैं तो उसके अगेंस्ट आप क्या चीज़ ले सकते हैं? वैसे तो हम यही कहते हैं कि देखिए स्किपिंग ना करें। ठीक है। अगर आप डिनर स्किप करते हैं तो 11-12 बजे, या अगर आप जाग भी रहे हैं तो आपको भूख लगती है, नॉर्मली सी बात है, 4-5 घंटे बाद आपका स्टमक एम्प्टी हो जाता है, आपको भूख लगती है, फिर आप स्नैकिंग की तरह जाते हो। तो हम हमेशा यही कहते हैं कि अपना डिनर स्किप ना करें, कोशिश करें बहुत हेल्दी कुछ ले ले, जैसे स्टीम चिकन आप ले सकती हैं, आप उसके साथ सैलड ले सकते हैं, चिकन सैलड ले सकते हैं, किनवा आजकल इजीली अवेलेबल है, किनवा सैलड ले सकती हैं, चिकपी सैलड इजीली आप घर में बना सकते हैं, चनों का सलाद बना सकते हैं, आप लोबिया का सलाद बना सकते हैं, उसमें चिकन चंक्स डाल के। तो कोशिश करें कि बिल्कुल स्किप ना करें, हल्की फुल्की कुछ ना कुछ ले लें, और कुछ नहीं तो रायता बना लें, कद्दू का रायता बना लें, वेजिटेबल रायता बना लें, हल्की फुल्की कोई ना कोई ऐसी चीज़ ज़रूर लें। और कुछ नहीं तो कुछ जैसे दाल वगैरह ले सकती हैं, उसको चम्मच के साथ ले सकती हैं, उसके साथ सैलड का इस्तेमाल कर लें। तो कोशिश करें कि स्किप ना करें, बेशक स्टीम वेजिटेबल्स ही आप ले लें, उसके साथ ग्रिल चिकन ले लें, स्टीम चिकन ले लें, लेकिन स्किपिंग ना करें। अच्छा ठीक है। अच्छा महविश, एक बात हमेशा हमने नोट किया है, स्पेशली गर्मियों में हम कहते हैं ना जी कि पानी ज़्यादा पिए। अच्छा डिटॉक्स के लिए हम करते ही हैं जी कि डिफरेंट वेजिटेबल्स जो है हम ऐड कर लेते हैं अपनी पानी की बॉटल में, और हमने हमारा टारगेट ये होता है कि पूरे दिन में हमने ये पानी ख़त्म करना है। बट एट द सेम टाइम गर्मियों में हमें बहुत सारे इंटरनल इश्यूज़ भी हो जाते हैं, बिकॉज आप स्वेटिंग बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं, कभी कभी हम बाहर धूप से आते हैं फ़ौरन से ठंडा पानी पी लेते हैं, कभी कभी हम फ़ौरन गर्मी से आते हैं तो एसी में बैठ जाते हैं, इसकी वजह से भी हमें बहुत सारे इश्यूज होना शुरू हो जाते हैं। तो मैं चाह रही हूँ कि आप एटलीस्ट हमारी आवाम को इतनी अवेयरनेस दें कि जब आप बाहर से आ रहे हैं तो फ़ौरन आपने ठंडा पानी नहीं पीना, फ़ौरन आपने एसी में नहीं बैठना।
बिल्कुल। सबसे पहले तो जैसे ही आप बाहर से आते हैं, कोशिश करें कि आप थोड़ी देर रिलैक्स करें। एकदम से जब आपकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ होती है या हार्ट रेट ज़्यादा होता है, ऑब्वियसली आप चल कर आए हुए हैं, तो आप पहले थोड़ी देर रिलैक्स करें, 5 से 10 मिनट सुकून से बैठें, और फिर उसके बाद कभी भी ये रिकमेंडेड नहीं है कि बहुत ठंडा पानी, चाहे आप बाहर से आए या घर में हैं, कोशिश करें कि बहुत ठंडे पानी का इस्तेमाल ना करें। लेकिन अगेन हमारे वही अवाम है जो कहती है कि हम ठंडा पानी ना पिए तो प्यास नहीं बुझती। कोशिश करें कि नॉर्मल टेम्परेचर, जो रूम टेम्परेचर का पानी है, उसका इस्तेमाल करें। और फिर अगेन उसके बाद अगर आप कुछ हल्की फुल्की चीज़ लेना भी चाहें तो कोई इशू नहीं है। और सबसे ज़्यादा यही होता है कि हमें स्वेटिंग हो रही होती है, हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स, हमारे नमकियात की कमी बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। और मोस्ट कॉमनली गर्मियों में ये भी देखा गया है कि बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से कुछ लोगों को डायरिया भी हो रहा होता है, बहुत कॉमन है डायरिया। तो डायरिया में भी यही है कि अपने पानी की कमी को पूरा करें और नमकियात को पूरा करें। इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे हल्का सा आपने नींबू पानी का इस्तेमाल कोशिश करें कि अपने दिन में ज़रूर रखें। नॉर्मल डिटॉक्स का पानी या जूसेस वगैरह का इंटेक कोशिश करें कि अपने पास कुछ ना कुछ ऐसी ड्रिंक ज़रूर रखें कि अगर बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है आपको या बहुत ज़्यादा आपको पानी की कमी हो रही है तो आपके पास कुछ ना कुछ हो जिसका इंटेक करके आप इन चीज़ों से बच सकें। सही है। अच्छा महविश, अब चूँकि हमें पता है कि गर्मियाँ हैं और रमज़ानुल मुबारक का महीना भी आ रहा है, तो गर्मियों में हमें कहा जाता है जी पानी आप ज़्यादा पिए, पानी का इंटेक ज़्यादा, बिकॉज ज़ाहिर है आपकी बॉडी स्वेट कर रही होती है, आपको ज़रूरत भी होती है। लेकिन इसके साथ ही साथ हम एक चीज़ देखते हैं कि जब आप रोज़े में हैं तो आपका पानी का वो इंटेक पूरा नहीं हो पाता। सहरी में मैक्सिमम आप 2 गिलास पानी पी लेंगे। इफ्तार में होता ये कि हम कहते हैं कि जी ठंडे मशरूबात है, शेक्स हैं, स्मूदीज़ है, हम ज़्यादा उनकी तरफ जाते हैं बजाय इसके कि हम सादा पानी पिए। तो इन रमज़ान आप अपने पानी की कमी को किस तरह पूरा कर सकते हैं? जैसे अगेन वही बात है कि जैसे अभी आपने बोला इफ्तारी के बाद हम फौरन मिल्क शेक्स पर आ जाते हैं, बहुत हैवी चीज़ों पर आ जाते हैं ना, तो क्या होता है कि एकदम से आपका स्टमक फुल अप हो जाता है और फिर उसके बाद आप कुछ खा नहीं सकते, ब्लोटिंग होना शुरू हो जाती है। तो यही सबसे पहले कहा जाता है कि इफ्तारी में कोशिश करें कि आप नॉर्मल पानी है उससे रोज़ा खोलें, या कोई नींबू पानी है उससे रोज़ा खोलें। जो हम डायरेक्टली कोई शेक्स वगैरह या कोई हैवी ड्रिंक लेना शुरू कर देते हैं, एक तो हमारा स्टमक फिलअप हो जाता है, उसके बाद हमसे कुछ खाया भी नहीं जाता, ब्लोटिंग होती है और पानी भी नहीं पी सकते। तो कोशिश करें कि आप नॉर्मल पानी से अपना इफ्तार करें, उसके बाद नींबू पानी लें और उसके बाद जो इंटरवल्स हर आधे घंटे के बाद या 1 घंटे के बाद अपने पानी का इंटेक ले लें। क्योंकि जैसे अगर 7 बजे फॉर एग्जांपल आपकी इफ्तारी हो रही है, 12-1 बजे तक हम सो रहे हैं, तो हमारे पास इनफ टाइम है, 5 से 6 घंटे हैं जिसमें हम अपने पानी की कमी को पूरा कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि हम हैवी मील लेना शुरू कर देते हैं, पकोड़े, समोसे या हैवी ड्रिंक्स या बहुत ज़्यादा मिल्क शेक्स वगैरह का इंटेक करना शुरू कर देते हैं, तो हमारा स्टमक फिल हो जाता है, फिर उसके बाद हम पानी तो पी ही नहीं सकते और इवन बल्कि तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो रही होती है। सही है। तो कोशिश करें कि लाइट चीज़ों पर आए, लाइट चीज़ों से अपनी इफ्तारी करें, फिर उसके बाद डिनर आप बेशक जिस तरह से भी करना है आप अच्छा डिनर करके उसके बाद 12-1 बजे तक जब भी आप सो रहे हैं अपने पानी की कमी को इजीली आप पूरा कर सकते हैं। अच्छा, आप क्या ये प्रेफर करती हैं कि डिनर में या फिर इफ्तार में स्पेशली आपके पास सैलेड का एक बॉल होना चाहिए? बिल्कुल, सैलेड और फ्रूट्स। वैसे तो शुक्र है कि हमारे पास अच्छी हमारी प्रैक्टिस है कि हम एटलीस्ट फ्रूट्स तो अपने इफ्तारी में रखते ही रखते हैं, लेकिन फिर उसके साथ हम नुकसान क्या करते हैं कि हम पकौड़े समोसे भी रखना शुरू कर देते हैं। तो कोशिश करें कि आप अगर अपने खजूर से और पानी से, नींबू पानी से अपना इफ्तारी किए, उसके बाद सबसे पहले फ्रूट्स का इंटेक करें, फ्रूट जूसेस ले या फ्रूट ले और अपने डिनर के साथ सैलेड का इस्तेमाल ज़रूर करें। सही है। अच्छा महविश, एक और चीज़ मुझे समझाइएगा कि अक्सर हमने देखा है कि लोग, मैं किसी ब्रांड को का नाम नहीं लूँगी, लेकिन हमने अक्सर देखा है कि लोग जो है डिफरेंट ब्रांड्स के जूसेस पे रिलाय कर रहे होते हैं, डिफरेंट ब्रांड्स के मशरूबात पे रिलाय कर रहे होते हैं, उनमें शुगर बहुत ज़्यादा होती है और हमें अक्सर ये कहा जाता है जी कि शुगर को अपनी ज़िंदगी से निकालें, क्योंकि ज़ाहिर है शुगर का ज़्यादा इंटेक आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो बजाय इसके कि आप डिफरेंट ब्रांड्स पे रिलाय करें, कि ये बेहतर नहीं है कि हम फालसे का जूस घर में बना लें, हम जामुन का जूस घर में बना लें, हम डिफरेंट इतने सारे माशाल्लाह फल होते हैं गर्मियों में हमारे पास फ्रूट्स हैं, हमें तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि हम बाहर से कोई भी ऐसा ड्रिंक ला के जिसको हम, लेकिन अगेन वही बात है कि शायद हम अपनी ईज़ के लिए ऐसा करते हैं कि हम किसी भी फ्रूट का नई जूस बनाते हैं और बाहर से जितने भी हमारे पास बॉटल्स आ रही, इवन टेट्रा पैक जूसेस जितने भी हैं उनका इस्तेमाल कर रहे होते हैं। लेकिन सबसे ईजी और सबसे हेल्दी तो यही है कि आपके घर में जो भी फ्रूट बना हुआ है, एक्सट्रैक्शन से जूस ना निकालें, कोशिश करें जो भी फ्रूट है उसके अंदर पानी डाल के ब्लेंडेड
जूस बना के पिएं ताकि उसको सारी ग़िज़ाइयत आपको मिले। लेकिन हम अगर जूस अनफॉर्चुनेटली घर में बना भी रहे हैं तो हम एक्सट्रैक्शन वाला बना रहे हैं जिसमें उसका फाइबर तो सारा निकल जाता है और हमें सिर्फ उसकी शुगर मिल रही होती है, तो वो भी अगेन आपको शुगर मिल रही है, आपको किसी ना किसी तरह नुकसान पहुंचा रहा है। तो सबसे ईजी वे यही है कि आप कोई भी फ्रूट लेते हैं उसके अंदर पानी डालें, उसके अंदर आप लेमन डालें, उसके अंदर जिंजर डाल सकते हैं, वो डालें, उसका जूस बना के पिए ताकि फाइबर भी आपको मिले और उसके जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपको फायदा पहुंचाएं। सही। अच्छा महविश, एक और मुझे चीज़ समझाएं, क्योंकि अक्सर हम कहते हैं कि जी गर्मियां हैं तो गर्मियों में आपने चाय या कॉफ़ी का इंटेक आप कम कर दें, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो ये नहीं छोड़ पाते क्योंकि ज़ाहिर है आपकी एक आदत बनी हुई है और आप गर्मियों में भी ये आदत स्किप नहीं करते, तो उनकी बॉडी वो रिएक्ट नहीं कर पाती जो कि एक नॉर्मल बॉडी कर सकती है, क्योंकि ज़ाहिर है आपकी बॉडी के अंदर गर्मी होती है और ऊपर से जब आप कैफीन का इंटेक करेंगे तो वो डबल रिएक्शन हो जाएगा। तो उनको अपनी डाइट कैसी रखनी चाहिए? अगेन वही वाली बात है कि जिस तरह स्पेशली सहरी में कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं हम सहरी में चाय नहीं छोड़ सकते, और फिर शायद उनका एक कॉन्सेप्ट ये भी है कि चाय हम पियेंगे तो हमें प्यास नहीं लगेगी। हाँ। लेकिन चाय इटसेल्फ डायरेटिक है, वो आपकी बॉडी से पानी को निकाल रहा होता है, बल्कि आपको और ज़्यादा डिहाइड्रेशन की तरफ लेकर जा रहा होता है। तो उनको अगर आपने पीनी भी है, कुछ लोग एडिक्टेड है वो बिल्कुल नहीं छोड़ सकते, तो कोशिश करें कि उसका इंटेक बहुत कम कर दें। और ये भी एक प्रैक्टिस देखी गई है कि इफ्तार करने के बाद भी कुछ लोग चाय का कॉफ़ी का इंटेक करते हैं, क्योंकि वो जो उनकी पूरे दिन की क्रेविंग होती है चाय कॉफ़ी की वो पूरी नहीं हो रही होती, वो इफ्तार की बात करते हैं। लेकिन अगेन अगर आप नहीं छोड़ सकते तो पोर्शन कंट्रोल ज़रूर करें, उसकी क्वांटिटी कम कर दें। जहां आप 3-4 कप्स ले रहे हैं कोशिश करें कि 1/2 to 1 कप तक आ जाए। अच्छा मैम सॉरी, गर्मियों में ये कहा जाता है कि जी आप अंडे का इस्तेमाल नहीं करें, चिकन का इस्तेमाल कम कर दें बिकॉज गर्म होता है, तो अब लेकिन अंडा खाना ज़रूरी भी है, बच्चों को भी हम अंडों की आदत डाल देंगे कि बच्चों ने ब्रेकफास्ट में अंडे खाने हैं। तो जो बच्चे हैं उनके लिए क्या आप बेस्ट ऑप्शन समझती हैं गर्मियों में? उनका ब्रेकफास्ट क्या होना चाहिए कि अम्मा उनको कोई स्मूदी बना दें, क्योंकि पराठा भी बच्चे इतना प्रेफर नहीं करते गर्मियों में, सैंडविचेस बना दें, क्या समझती हैं क्या उनका ब्रेकफास्ट हो? देखिए अगेन कुकिंग की फॉर्म्स होती है ना, आप किस फॉर्म में किस चीज़ को बना रहे हैं। अगर फॉर एग्जांपल आप फ्राइड एग दे रहे हैं तो डेफिनेटली वो आपके स्टमक को और ज़्यादा हीट करेगा, आप ऑमलेट दे रहे हैं वो भी करेगा। लेकिन बॉयल्ड एग एक ऐसी है कि आप वैसे तो लोगों को ये भी कॉन्सेप्ट है कि गर्मियों में बॉयल्ड एग नहीं लेना चाहिए, लेकिन ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है। आप बॉयल्ड एग ले सकते हैं, और अगर आपके बच्चे बॉयल्ड एग खा रहे हैं उसका आप सैंडविच बना के दे सकते हैं, उसके साथ आप उनको स्मूदी में। वेलकम बैक वंस अगेन। बहुत ही ज़बरदस्त स्टोरी मैं आपके सामने इस वक्त लेकर आई हूँ। हम अक्सर सुनते हैं ना कि अगर पैदाइशी तौर पर या किसी हादसे का शिकार होकर इंसान डिसेबल हो जाए तो उसकी ज़िंदगी अमूमन दूसरों के रहमो करहम पर गुजरना शुरू हो जाती है, वो दूसरों के सहारों का मोहताज हो जाता है। इस्लामाबाद की अबिया अकरम ने अपनी माजूरी को, अपनी इस डिसेबिलिटी को ऐसी ताकत बनाया कि अपनी ज़िंदगी दीगर खुसूसी अफराद के हुकूक के लिए वक्फ कर दी। वो ना सिर्फ उन्हें तरबियत देती है बल्कि जो ऐसे स्पेशल पर्सनस होते हैं उनके हुकूक के लिए कानून साजी में भी मुतहर्रिक है। सोशल एक्टिविस्ट अबिया अकरम इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अबिया, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपको पता है मुझे इतना अच्छा फील हो रहा है कि आप माशाल्लाह इतनी स्पेशल हैं, इतना स्पेशल आप काम कर रही हैं, लोगों को मोटिवेट कर रही हैं, उनके लिए आप एक एग्जाम्पल सेट कर रही हैं। तो मुझे ज़रा अपनी जर्नी के बारे में बताएं। थैंक यू सो मच। आज मुझे आपने अपॉर्चुनिटी दी अपना एक्सपीरियंस शेयर करने की। मैं जर्नी तो खैर बहुत लंबा है, टुक लाइक 20 years ऑफ स्ट्रगल कि जहाँ पे हमने डिसेबिलिटी की बात करनी शुरू की माशरे में। लेकिन मैं बस अपनी लाइफ के बारे में थोड़ा सा बताऊँगी कि लाइक लास्ट 35-40 years का एक्सपीरियंस है डिसेबिलिटी सेक्टर में। कि जिस दिन हम घर से बाहर निकलते हैं वहाँ से एक्सपीरियंस शुरू हो जाता है। लोगों के एटीट्यूड, डिस्क्रिमिनेशन और उन सब चीज़ों को जब हम देखते हैं तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस आते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जब हमारे पेरेंट्स की सपोर्ट और उन सब के साथ मिलकर हमने बहुत सारी वुमेन विद डिसेबिलिटीज़ को पूरे पाकिस्तान में मोबिलाइज किया, उनकी ट्रेनिंग्स करवाई और उनकी लीडरशिप के साथ मिलकर हमने डिसेबिलिटी सेक्टर में काम किया। It took us like almost 20 years कि हम मेडिकल और चैरिटी अप्रोच से निकल कर डिसेबिलिटी राइट्स के ऊपर बात कर सकें और हम सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ और इक्वल पर्सपेक्टिव जो है वो प्रोवाइड करें।
अच्छा, अब यह आपने डिसेबिलिटी राइट्स की बात की ना, बड़ा ज़रूरी होता है कि आप जिस सोसाइटी में रहते हो उस सोसाइटी को या उस सोसाइटी के कर्ता धर्ता को इस चीज़ का इदराक हो, या वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करते हो कि जी अच्छा हमने लोगों के राइट्स पर काम करना है। अभी तक कितनी कामयाबी आपको मिली है इसमें? ये कि बहुत सारी चेंज जो है अब सोसाइटी में आ रही है कि लोगों का पर्सपेक्टिव, कि पहले हम ये कहते थे कि बेचारे डिसेबल, डिफरेंटली एबल, और उस तरह से टर्मिनोलॉजीज यूज करके हम उनको सोसाइटी से एक्सक्लूड कर देते थे। लेकिन मुझे ये लगता है कि हम सब नाउ वी आर मेकिंग दैट चेंज, कि हम मीडिया के साथ मिलकर, सब स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर एटलीस्ट ये चेंज ला सकें कि डिसेबिलिटी को एक्सेप्ट किया जा रहा है। आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई डिसेबिलिटी। अगर मुझे खातून बाहा माजूरी या अफराद बाहा माजूरी के नाम से यूज़ किया जाए तो वो बहुत ज़बरदस्त टर्मिनोलॉजी है और इसको एक्सेप्टेंस कर रही है। इसी तरह पॉलिसीज़ भी हमने बनाई हैं और डिसेबिलिटी राइट्स ऊपर जो एक विजिबल चेंज आ रही है वो एक अच्छा है कि जिससे आपकी चेंजेस सोसाइटी में भी आती हैं और प्लस ये कि आप एक डिग्निफाइड लाइफ गुजार सकते हैं। आई नो चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि जब हमने फ्लड रिस्पॉन्स में काम किया तो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ वर द फर्स्ट वन हु गॉट अफेक्टेड बाय द डिजास्टर। इसी तरह असिस्टेड डिवाइसेस, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना एक्सेसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी जो एक इंकरेजमेंट हमें मिलती है ना कि एज अ पर्सन विद डिसेबिलिटी आपने इंजॉय करना है लाइफ को। हर एक के साथ चैलेंजेस होते हैं, लेकिन उन चैलेंजेस के साथ आप बाकी लोगों के लिए रास्ता कैसे बनाते हैं, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है। अच्छा भैया, 20 साल से माशाल्लाह आप लोगों के राइट्स के लिए काम कर रही हैं। डिसेबल लोग जो हैं बड़े स्पेशल पर्सन्स होते हैं और आई थिंक इनके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल चीज़ें भी होनी चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली अभी तक हमारी सोसाइटी में इतनी अवेयरनेस नहीं आई। आई थिंक ये सब आपके माइंड की बात होती है कि आपका माइंड सामने की चीज़ को किस तरह एक्सेप्ट करता है। अच्छा, मुझे बताएं कि क्या कभी किसी लम्हे कोई मुश्किल पेश आई हो कि आपने कभी थोड़ी सी हिम्मत आपकी डगमगा गई हो या आपने सोचा कि हो ये तो बहुत बड़ा चैलेंज है? इसमें लाइक चैलेंज नहीं कहूँगी क्योंकि ये डिफरेंट लाइफस्टाइल है, हर चीज़ मुख्तलिफ अंदाज से करनी पड़ती है। अगर आपको घर में रहना है, घर से बाहर निकलना है, तब भी आपको डिफरेंटली उन चीज़ों को देखना पड़ता है कि जहाँ पे आप लोगों से बात कर रहे हैं, क्योंकि आप जब एक बार हिम्मत हार जाते हैं ना लोगों के एटीट्यूड की वजह से, तो वो आपकी फेलियर नहीं है, बल्कि आप जो बिलियंस ऑफ पीपल, जैसे मैं ये कहती हूँ कि 10 to 15% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन जो है वो पर्सन विद डिसेबिलिटीज है, उनमें से 50% वुमेन एंड गर्ल्स विद डिसेबिलिटी। अगर उन सबको वो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही हैं तो इट मीन्स कि आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत है, सब के साथ मिलकर काम करने की ज़रूरत है। बहुत सारी ख़वातीन हैं जिनकी शादी नहीं हो रही, घर पे होती हैं, तो लाइक दे फील वेरी डिसअपॉइंटेड कि हम कैसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी फैमिलीज को आगे लेके चलें, कैसे हमारी अपनी पर्सनल चॉइस कहाँ पे है। जेंडर बेस्ड वायलेंस को जब देखा जाए तो वो एक तरफ बहुत ज़्यादा है, लेकिन जहाँ अपॉर्चुनिटीज है वो बहुत लिमिटेड है। तो उन सब चीज़ों को साथ लेकर चलना और उसके लिए आपको एडवोकेसी भी करनी पड़ती है और प्रैक्टिकली स्टेप्स में हर चीज़ को एंगेज करना पड़ता है। चलिए भैया, थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया, हमसे बात की। अल्लाह ताला आपको बड़ी कामयाबी से हमकनार कराए, आपको इसी तरह से आपका जो सफ़र है लोगों को हेल्प आउट करने का इसी तरह से जारी उसारी रहे और हम इसी तरह से आपसे बातें करते रहे। हमें लेने एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। अब ज़रा हम बात करेंगे कि आपका हफ्ता कैसा रहेगा, क्योंकि जाहिर है कि आने वाले दिनों में हमें पता है कि अगर महंगाई हो गई तो गुजारा कैसे होगा, और रमज़ान भी बिल्कुल सर पे है। आवाम को रिलीफ कब मिलेगा, आवाम के लिए आसानियाँ कब होंगी, आपका हफ्ता कैसा रहेगा, 12 हाउस ऑफ स्टार्स यानी आपके जो 12 सितारे हैं वो आपके बारे में क्या कहते हैं, कौन सा सितारा एक्टिव रहेगा, कौन सा नहीं रहेगा, इस पर बात करने के लिए टैरो कार्ड रीडर मरियम नसीम इस वक्त मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम मरियम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग महक, क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे बताएं सितारे कैसे हैं, क्या कह रहे हैं? जी जनाब, हम सितारों में शुरू करते हैं जी एरीज से। एरीज की जिंदगी में इस हफ्ते में कोई ट्रैवलिंग, कोई मूवमेंट, सोचों में बेहतरी आ रही है। लेकिन एरीज का अपना कार्ड भी निकल आया, बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी और जो है अथॉरिटी, जो कि एरीज की अपनी नेचर और टेम्परामेंट है वो चलेगी।
और इसके अलावा ये है कि बहुत ज़्यादा जो है उन्हें ग्रीड में नहीं पड़ना, लालच में नहीं पड़ना, और जो है अपनी टेम्पटेशंस को थोड़ा सा कंट्रोल करके चलना है, तो उनके हाथ में ओवरऑल ये वीक बेहतर साबित होगा। नेक्स्ट हमारा ज़ोडिएक साइन आ गया जी टॉरस का। टॉरस के लिए कुछ गड़बड़ है, कोई बुरी खबर हो सकती है, किसी चीज़ में लॉस हो सकता है, और ये लॉस भी जो है वो किसी किस्म के मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स का नतीजा भी हो सकता है। थोड़ा सा टॉरस के लिए इतना अच्छा नहीं चल रहा, लेकिन अगर वो अपने इमोशंस को बैलेंस्ड रखें या फिर कोई इमोशनली मैच्योर्ड इंसान उनकी ज़िंदगी में एक अहम रोल प्ले कर सकता है, तो वो इस सिचुएशन से निकल सकते हैं। तो थोड़ा सा अपनी डीलिंग्स में और अपनी सोचों में केयरफुल रहने की टॉरस को ज़रूरत है। अच्छा जी, जेमिनी जो है के लिए जो है कोई नया पैशन, कोई नया वेंचर, कोई नया बिजनेस वेंचर भी हो सकता है। काफी होप है उनके लिए, एक क्लियर डायरेक्शन है उनके लिए इस वीक में, और कोई नई वर्क रिलेटेड अपॉर्चुनिटी, कोई नई जॉब ऑफर, कोई नया मनी मेकिंग का ऑप्शन, वो भी उनकी जिंदगी में आ सकती है। ठीक है। नेक्स्ट ही हमारा ज़ोडिएक साइन आ गया कैंसर, जो कि वाटर साइन है, और वाटर का ही जो है वो निकला है नाइट ऑफ कप्स, यानी कि रोमांस की पॉसिबिलिटी है। कोई इमोशनली सेटिस्फाइंग चीज़ आ सकती है। अपनी मुश्किलात का मुकाबला जो कैंसेरियंस हैं वो ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं इस हफ्ते में। एक वो बुलंद मुकाम रखेंगे, लोगों की बातों को भी वो बहुत अच्छे तरीके से जवाब दे सकेंगे। विश कार्ड निकला उनके लिए, ओवरऑल जो है इमोशनल सेटिस्फेक्शन रहेगी। तो इमोशंस चूंकि कैंसर के बहुत मैटर करते हैं, इमोशनली काफ़ी सेटिस्फाइंग वीक रहेगा। नेक्स्ट हमारा आ गया जी लियो। लियो जो है उन अपनी जिंदगी में एक डायरेक्शन डिटरमिन करते हुए नजर आ रहे हैं। किसी थर्ड पर्सन की सपोर्ट भी उनकी जिंदगी में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। मनी मैटर्स में उनको सक्सेस मिलती भी नजर आ रही है। फाइनेंसेस जो है वो काफी मैच्योरिटी से वो हैंडल करते हुए नजर आ रहे हैं। बट अगेन उन्हें थोड़ा सा फाइनेंसेस के हवाले से केयरफुल रहने की जरूरत है, क्योंकि कोई डिसेप्शन हो सकती है किसी किस्म की। तो थोड़ा सा अपनी फाइनेंशियल डीलिंग्स में वो विजिलेंट रहें तो ज्यादा बेहतर है। नेक्स्ट हमारा आ गया जी वर्गो। वर्गो का भी वही कार्ड निकला है जो वर्गो का अपना कार्ड है। बहुत ज्यादा विजडम रहेगा, प्रूडेंट रहेंगे वर्गो, बहुत ज्यादा ग्राउंडेड रहेंगे वर्गो। नॉस्टैल्जिया हावी हो सकता है, किसी तरह से पास से कोई चीज इमर्ज हो सकती है। बच्चे इंपॉर्टेंट रहेंगे, बचपन की कोई चीज उनकी जिंदगी में आ सकती है। और थोड़ा सा टॉकेटिव रहेंगे अनलाइक देयर वैसे पर्सनैलिटी के, और थोड़ा सा जो है वो प्रूडेंस से काम लेंगे और तेजी से फैसले करेंगे। वर्गो के लिए भी अच्छा वीक चलता हुआ नजर आ रहा है। अब हमारा आ गया जी लिब्रा। लिब्रा के कंधों पे काफी बोझ रहेगा। वही बात है कि जब ये कार्ड किसी का भी आता है तो फिर उसका तरीका ये होता है कि आप अपना बोझ जो है वो डेलीगेट कर दें, लोगों से बांट लें। लिब्रा पे अपने प्रेशर की वजह से थोड़ी सी एक इमोशनल डिटैचमेंट चलती हुई नजर आ रही है। मगर लिब्रा को के लिए जो एक एडवाइस मुझे लगी है वो ये है कि वो अपने काम पे पूरा फोकस करें। जो वर्क इन हैंड है उसको अगर वो पूरी तवज्जो दें तो फिर वो इस बोझ को ओवरकम कर सकते हैं जो कि उनके कंधों पे पड़ा हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट ये हमारा ज़ोडिएक साइन आ गया स्कॉर्पियो का। स्कॉर्पियो के लिए कोई अनफॉर्चुनेटली हार्ट ब्रेक मुझे नजर आ रही है। एंजाइटी और इंसोम्निया भी नजर आ रहा है स्कॉर्पियो के लिए। मगर ये है कि स्कॉर्पियो को ये बात समझने की ज़रूरत है कि पूरी दुनिया खुली हुई है उनके सामने, बहुत सारी ऑप्शंस हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो बजाय इसके कि अपनी सोचों में वो घिरे रहें और अपनी हार्ट ब्रेक पे फोकस करें, उनको चाहिए कि वो मूव ऑन करें और नई ऑप्शंस और नई अपॉर्चुनिटीज़ अपने लिए ढूंढें। नेक्स्ट हमारे लिए जी आ गया सेजिटेरियस। सेजिटेरियस का जो है वो मुझे ऐसे लग रहा है कोई अच्छी फ्रेंडशिप, कोई अच्छी इमोशनल रिलेशनशिप डेवलप हो सकती है। बहुत ज़्यादा यानी कि उस तरह से एक बहुत एडवांस्ड लेवल की नहीं, लेकिन कोई नया शख्स उनकी ज़िंदगी में आ सकता है। फाइनेंशियली कोई उनको जो है मुझे ऐसे लगता है कि सपोर्ट दे सकती है। कोई फीमेल उनकी ज़िंदगी में इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। और जो है इसके अलावा जो है वो उनका भी यही है कि बहुत उनके ना सिर्फ ये कि कोई फाइनेंशियली स्टेबल फीमेल उनकी ज़िंदगी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती नजर आ रही है, बल्कि कोई वाइज और बहुत प्रूडेंट फीमेल भी उनकी ज़िंदगी में कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हुई नजर आ रही है। तो सेजिटेरियस का ये है कि या फिर मतलब उनकी ज़िंदगी में जो फीमेल्स हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती हैं, और अगर वो खुद फीमेल्स हैं तो वो काफ़ी अच्छे फैसले करेंगी। अच्छा, उसके बाद हमारा आ गया जी कैप्रिकॉर्न।
थोड़ा सा फाइनेंशियली टफ टाइम कैप्रिकॉर्नियंस को देखना पड़ रहा है, लेकिन अगर वो टीम वर्क करेंगे, लोगों की हेल्प लेंगे, लोगों को अपने काम से इम्प्रेस करेंगे, तो फाइनेंसेस को वो बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते हैं। ठीक है। ओवरऑल उनकी जिंदगी में ग्रोथ और अबंडेंस की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है, तो इसलिए बस काम करें और इंशाल्लाह वो जो एक फाइनेंसेस है वो स्टेबल हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद जी हमारा आ गया एक्वेरियस। एक्वेरियस के लिए जो उन्होंने हार्ड अर्न उनकी मनी है उसको एंजॉय करने का बहुत अच्छा वक्त है। फैमिली मनी भी वो एंजॉय कर सकते हैं। इनहेरिटेंस से रिलेटेड जो अगर उनके कोई मसाइल हैं तो वो इस हफ्ते में हल होने की तवक्को है, और जो कानूनी मामलात है उनमें उनको विक्ट्री मिलेगी, उनके साथ इंसाफ होगा। तो ओवरऑल एक्वेरियस के लिए भी फाइनेंशियली और उस तरह से एक अच्छा हफ्ता होगा। और लास्ट में हमारा आ जाता है पाइसेस। पाइसेस बहुत सोच समझ के मुझे फूंक फूंक के कदम रखते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ फैंटेसी वर्ल्ड है, कुछ रियलिस्टिक अप्रोच है उनकी, लेकिन सोच समझ के उनको चलने के लिए मतलब एडवाइस आ रही है। पाइसेस ने जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स की हैं उनमें एक स्लो ग्रोथ रहेगी, लेकिन ग्रो करेंगी चीजें। तो पाइसेस के लिए भी फाइनेंशियली जो है ये हफ्ता ठीक रहेगा, बहुत अच्छा नहीं लेकिन ठीक रहेगा। तो ये हो गए जी हमारे 12 के 12 ज़ोडिएक साइंस। अच्छा, मुझे जरा आप ये बताएं कि चूंकि हमें पता है कि जी रमज़ान में बिल्कुल सर पे है, तो हम रमज़ान में ये कहते हैं कि जी शायद कहीं हमारे लिए बेहतरी हो जाए और महंगाई कम हो जाए, तो इस वीक में आपको महंगाई कहीं कम लग रही है? अच्छा जी, इस वीक में हमारे मुल्क में महंगाई की क्या सिचुएशन रहेगी? ठीक है, हम ये देख लेते हैं। हाँ, महंगाई कुछ तो मुझे काटदार नजर आ रही है। अच्छा। लेकिन ये है कि जो लोगों की मतलब लोगों ने जितनी अपनी सेविंग्स की है या कुछ, उससे वो मतलब एक अच्छा वक्त गुजार सकते हैं। महंगाई का मुकाबला ही करना पड़ेगा। महंगाई एक चैलेंज की तरह ही आती हुई नजर आ रही है। महंगाई के हालात तो थोड़े से टफ ही रहेंगे ओवरऑल, लेकिन ये है कि अच्छी मेहनत करने वाले लोग मुकाबला कर सकेंगे, स्टिल मुकाबला कर सकेंगे इसने के बावजूद। अच्छा मरियम, मुझे ये बताएं कि सियासी सिचुएशन क्या रहेगी? बिकॉज हर लम्हा जो गुजरता है उसमें हम देखते हैं कि हमारी जो सियासत है वो टर्निंग पॉइंट लेती है और अगले लम्हे कोई बहुत ही बड़ा कुछ होने वाला हो जाता है। तो क्या आपको लगता है कि हमारी सियासत में मजीद क्या चेंजिंग्स हो सकती हैं? कौन सी पार्टी आपको ज़रा ऊपर लग रही है? पार्टी का तो फिर मुझे नाम लेके पूछना पड़ेगा और उस पर मेरे बहुत सारे पॉलिटिशियन क्लाइंट्स हैं, इसलिए पार्टी का नाम भी लूँगी। लेकिन ये कि मैं ओवरऑल सियासत को देख लेती हूँ कि क्या स्टेबिलिटी रहेगी। क्या सियासत में मुझे ऐसे लगता है कि बहुत ज़्यादा इस वक्त जो है वो कंट्रोल चल रहा है, बहुत ज़्यादा लोग जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। वैसे इस वक्त ये तीनों जो है मेजर आर्काना के कार्ड है, तो जो इस वक्त सियासी मैदान है उसमें कुछ मेजर चीज़ें चलती हुई मुझे नज़र आ रही हैं। सब लोग अपने अपने जितने भी उनके हाथ में पत्ते हैं उनको मुझे वो प्रॉपर्टी चलते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ लोग जो है वो खामोशी से राइट टाइम का इंतज़ार करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन हाँ, इस हफ्ते में भी काफी मेजर चीजें होने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ऐसा मेजर आर्काना के कार्ड है जो निकले हैं सियासत को लेके। लेकिन ये है कि डिफरेंट डायनामिक्स हैं, कोई एक चीज नहीं कही जा सकती कि ये बन रहा है या ये है या ये है। हर तरफ से चीजें जो है वो डिफरेंट एस्पेक्ट्स में और डिफरेंट एंगल्स में होती हुई नजर आ रही हैं सियासी मैदान में। ओके, और जरा खेल के मैदान से भी मुझे बताइएगा। जी, खेल के मैदान में इस हफ्ते क्या होगा, एक ही कार्ड निकाल लेते हैं जी। खेल के मैदान में मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है कांटे का। वेलकम बैक वंस अगेन। अच्छा जी, हसीन और जवान नजर आने की ख्वाहिश हर शख्स की होती है। जैसा कि हमारा टाइम चल रहा है, हमें पता है लोग सर्जरीज करवाते हैं, डिफरेंट फेशियल्स करवाते हैं ताकि उनका जो चेहरा है वो हमेशा ग्लो रहे। और ये जो फेशियल्स, ये सर्जरी होती है, इसके ज़रिए एक लंबे अरसे तक आपके चेहरे पे शाइनेस तो रहती ही है, लेकिन कभी कभी ये होता है कि कुछ लोग इसको अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि ज़ाहिर है आजकल के फेशियल्स, आजकल की सर्जरीज बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। मैं सिर्फ ख़वातीन की नहीं बल्कि मर्दों की भी यहाँ पर बात करूँगी, क्योंकि उनका भी हक है भाई कि वो खूबसूरत नज़र आए। इसीलिए हमने सोचा कि आज हम आपको बताते हैं कि आपके चेहरे के भी कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं जो कि आपको जवान रखती हैं, आपके चेहरे को पुरकशिश रखती हैं, उसको बहुत
फ्रेश रखती हैं, चेहरे के मसल्स जो है उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनाती है। अभी किस तरह से हो सकता है ये आज हम जानेंगे। योगा एक्सपर्ट अम्बरीन इस वक्त मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अम्बरीन, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपके चेहरे पे इतनी फ्रेशनेस इसलिए है क्योंकि आप फेस योगा करती हैं। जी, अच्छा, क्या होता है बेसिकली फेस योगा, ज़रा मुझे बताएं। अच्छा देखिए, सबसे पहले सवाल ये होता है कि हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है फेस योगा की ना। हम दो तरह के लोग होते हैं, ठीक है। एक लोग होते हैं जो बिल्कुल ही अनहेल्दी लाइफ गुजार रहे होते हैं, उनकी फिजिकल एक्टिविटी भी नहीं है, वो खा रहे हैं जंक फूड एंड बैठे हुए हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ हैं, मतलब फॉर एग्जांपल फैट लॉस जर्नी की तरफ हैं। ठीक है, ठीक है। उनका वेट लॉस हो रहा है, वो कैलोरी डेफिसिट पे जा रहे हैं, सब कुछ शेप में आ रहे हैं, बट फेस को क्या हो रहा है, कोई भी देखता है कहता है कि आप बीमार हैं, आपकी ग्लो खत्म हो जाती है, आपको ऐसा जो भी सामने वाले दिखता है, आपको डार्क सर्कल, जी आपका ग्लो खत्म हो गया, आपको डार्क सर्कल्स हो रहे हैं। रीज़न क्या है? जिस तरह हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे मसल्स हैं, हम उन मसल को टारगेट करते हैं, ट्रेन करते हैं जिम में जाके या घर पे। इसी तरह हमारे फेस में भी कुछ मसल्स हैं, उनको हमने टारगेट करना होता है, उनको मसाज करना होता है, उनको आपने ट्रेन करना होता है, ठीक है। इस हमारे फेस में ऑलमोस्ट आपको पता है 40 मसल्स मौजूद हैं। जी, 40 to 42 मसल्स मौजूद हैं। अब चीज़ क्या होती है कि क्लाइंट जो होते हैं या आम लोग जो घरेलू खवातीन होती हैं, वो अपनी बॉडी के ऊपर तो फिर भी तवज्जो दे देती हैं, लेकिन स्किन की तरफ नहीं होती। उनको लगता है कि छोटा सा एक बोटॉक्स करवा लेंगे, छोटे से आईब्रीज इंजेक्शन करा लेंगे या फ्रूट फेशियल करा लेंगे, तो जी आपका चेहरा चमक जाएगा। वो आपको थोड़ी देर के लिए तो ग्लो दे देता है, थोड़ी सी देर के लिए आपको लॉन्ग लास्टिंग नहीं, लेकिन लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ योगा करते हैं, फेस योगा करते हैं, 4 वीक में 4 दफ़ा भी इनफ है। अगर आप 4 दफ़ा भी करते हैं तो आपकी जो स्किन है वो ग्लो करती है लॉन्ग टाइम, ठीक है। और दूसरा ये होता है कि आप अच्छे लगते हैं, अच्छे दिखते हैं, अच्छा फील करते हैं। आपकी स्किन हेल्दी है, आप ग्लो कर रहे हैं, तो लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, आप कहते हैं, फिर वो आपसे पूछते भी आपकी खूबसूरती का राज क्या है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अक्सर हमने देखा है कि मर्द हजरात जो है अपने ऊपर इतनी तवज्जो नहीं देते, जाहिर है इतना हेक्टिक उनका काम होता है, फिर उसके बाद घर के मसले, बाहर के मसले। तो अब आप माशाल्लाह आप तो एक्सपर्ट हैं, तो क्या कोई आपने कभी देखा आपके पास सब मेल मेंबर्स आए हों और आपने उन्हें राय दी हो कि अच्छा फेस योगा क्या करें, क्योंकि जाहिर सी बात है उनकी रूटीन में स्मोकिंग भी शामिल है, फिर कुछ ऐसी वो डाइट लेते हैं जो कि हार्ड होती है, तो क्या आपने कोई फ़र्क देखा है? जी अच्छा, मैं आपको बताऊं, जितनी फीमेल आजकल जो है अपनी ब्यूटी का और हेल्थ का ख्याल रखती हैं, उतने ही मेल्स भी रखते हैं, ठीक है। तो मेरे बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो योगा बॉडी मतलब फिजिकल योगा करते हैं, तो उनको ये होता है कि नहीं, हमने ब्रीदिंग एंड फेस योगा लास्ट में मस्ट करना है। तो अच्छा, उनकी भी स्किन ये है कि आपको अच्छा रिजल्ट आता है, वो खुद वो अच्छा फील करते हैं, तो वो फिर घर से भी फीमेल को भी भेजते हैं, फ्रेंड्स को भी भेजते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि योगा इज़ फॉर एवरीवन, ठीक है। आपका फेस योगा भी इज़ फॉर एवरीवन, नॉट फॉर फीमेल के बस फीमेल ने करना है, नहीं, आप सब ने करना है। अच्छा, एक चीज़ मैं मस्ट आपको बताऊँ कि कुछ ऑयल्स होते हैं, लाइक जोजोबा ऑयल हो गया, टी ट्री ऑयल हो गया, आलमंड ऑयल हो गया, ये एक ऐसे ऑयल्स हैं जो एवरी स्किन के लिए, ठीक है। जब भी आप फेस योगा करें तो आप मस्ट थोड़ी सी देर के लिए अपने स्किन के ऊपर वो ऑयल अप्लाई करें। लेकिन कीप इन रिमेंबर कि अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है फॉर एग्जांपल, तो वो आपने अप्लाई करना है, योगा करना है, एंड देन 15 to 20 मिनट्स के बाद आपने फेस वॉश करना है, ताकि वो पोर्स के अंदर जो ना वो बंद ना हो जाए पोर्स आपके। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अम्बरीन, हमने अक्सर ये देखा है कि लोग शुरू में बड़े एनर्जी के साथ कहते हैं कि जी हम योगा कर रहे हैं और बड़ी रूटीन फॉलो करते हैं, जैसे ही 1-2 हफ्ते गुजरता है बिल्कुल बैठ जाते हैं, झाग बिल्कुल बैठ जाती है और जो उनकी एक एनर्जी का लेवल होता है वो डाउन हो जाता है। तो ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगी, क्योंकि ज़ाहिर है आप एक रूटीन सेट होने में एटलीस्ट 20 to 20 डेज लगते हैं, लेकिन जब आप इतना टाइम ही नहीं दे रहे हो और आपकी रूटीन ही सेट नहीं हो रही है, फिर आप कहते नहीं इसका फ़र्क नहीं कोई महसूस हो रहा है। अच्छा देखिए, बात मैं हमेशा ये कहती हूँ, कंसिस्टेंसी चाहिए, आपको पेशेंस रखना है अपने अंदर। चाहे आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हो, चाहे आप जो फंक्शनल ट्रेनिंग कर रहे हो या आप योगा कर रहे हो, आपके अंदर पेशेंस होना मस्ट। रिजल्ट जो है उसको आने में टाइम लगता है, 3 to 4 मंथ्स में आपको रिजल्ट आता है। तो थोड़ा सा अपने ऊपर टाइम दें, अपने आप से प्यार करें, थोड़ा सा अपने आप को टाइम दें कि चलो ठीक है 3 to 4 मंथ्स हम देते हैं। अब जब रिजल्ट आने शुरू होता है तो फिर आप गिव अप नहीं करते हैं। अच्छा, अब मुझे ज़रा आप ये बताएं कि कुछ लोग होते हैं जो कि जैसे हमने बहुत सारे एक्ट्रेस को भी देखा है, बहुत सारी हमारी पर्सनैलिटीज़ ऐसी हैं, सेलिब्रिटीज़ ऐसी हैं जो कि बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं योगा को। अच्छा, उनमें एक बड़ा चेंज भी हम देखते हैं। बिल्कुल। योगा और एक्सरसाइज कितनी डिफरेंट है, दोनों के अपने अपने लेवल पर क्या क्या फ़वाइद हैं? देखें, अच्छा अगर मैं आपको स्टार्ट लूँ, जब फिटनेस आया है, जब फिटनेस का स्टार्ट हुआ तो स्टार्ट ही वो योगा से हुआ है। आपने देखा होगा इंडिया में सबसे ज़्यादा जो वो योगा का ट्रेंड स्टार्ट हुआ था, ब्रिटिश में जो है वो, अमेरिका वगैरह में सब जगह पे योगा स्टार्ट हुआ। देन उसमें से आपने एक्सरसाइजेज आप निकालते चले गए और योगा में आपको स्ट्रेंथ,
फंक्शनल, आपका कोर सबसे ज़्यादा आपका कोर इंगेज होता है, ठीक है, आपके एवरी मसल पे हम काम करते हैं। तो डिफरेंस दोनों में बहुत मेजर नहीं है, दोनों सब एक ही चीज़ों की बुनियाद है, ठीक है, एक से एक दूसरा निकलते जा रहा है। लेकिन अगर मैं आपको वैसे बात करूँ कि ज़्यादा फ़ायदेमंद क्या है, तो ऑब्वियसली आप अगर कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज की तरफ जा रहे हैं तो हम फंक्शनल ट्रेनिंग को हो गया या फिर हम कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज को बेस्ट समझते हैं। लेकिन योगा जो है वो आपकी ना सिर्फ स्ट्रेंथ पे काम करेगा बल्कि आपकी ब्रीदिंग पे हम ब्रीदिंग टेक्निक्स पे काम करते हैं, तो उससे आप अच्छा फील करते हैं। और जब आप अच्छा फील करते हैं तो आपका एंजाइटी, आपका डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें भी कम होती है। वेट लॉस, फैट लॉस भी होता है। साथ में ये कि जब आपकी स्ट्रेंथ बनती है तो आप ऑटोमेटिकली जो है वो जब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के ऊपर जिम में जाते हैं तो आप बहुत अच्छा अपने ऊपर इफेक्ट देखते हैं। अच्छा, मुझे बताएं अमरीन, आपने डेली कितने टाइम के लिए योगा करना है? बिकॉज आपको पता है हमारी जिंदगी इतनी मसरूफ है, हम लोगों को तो शायद मुश्किल से टाइम खाना खाने के लिए मिलता है। बिल्कुल। तो आप अपने, और क्या बेस्ट टाइम है योगा करने का? एक तो कितने टाइम के लिए आपने योगा करना है, दूसरा बेस्ट टाइम होता क्या है? ठीक है, अच्छा देखिए, अर्ली मॉर्निंग योगा बेस्ट है, ठीक है। सबसे पहले आप उठें, सुबह में आप एम्प्टी स्टमक होते हैं तो बेस्ट है कि आप उस वक्त अपना योगा सेशन कर लें। 40 मिनट्स बहुत ज़्यादा है अगर आप निकाल लेते हैं, लेकिन अगर आप नहीं भी निकाल सकते तो आप 30 मिनट्स का भी ठीक है कि आपने 10 मिनट्स का अपना फेस योगा कर लिया, 20 मिनट्स की अपनी ट्रेनिंग कर ली, तो भी आपके लिए नफल। लेकिन मैं फिर ये बात बोलती हूँ कि अगर आप इतने हेक्टिक रूटीन में हैं कि आप सुबह जो है मैनेज नहीं कर सकते, आप रात में करें, आप दिन में करें, जिस वक्त आपको टाइम मिलता है आप करें, बट मेक श्योर कि आप एम्प्टी स्टमक हो। मतलब ये नहीं कि आपने लंच किया हुआ है, खूब पेट भरा हुआ है आपका और आप जो है वो जाके योगा करने शुरू करते हैं। क्या फ़ायदा होता है? देखिए जी, हम योगा में जब हम काम करते हैं तो हम ब्रीदिंग्स पे काम करते हैं, हम फ्लेक्सिबिलिटी पे काम करते हैं, स्ट्रेंथ पे काम करते हैं। अगर आप फुल, आपके स्टमक फुल होता है, आपकी टमी फुल है, तो आपका कोर इंगेज प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा, तो आप नीचे झुकते हैं तो आपको प्रॉब्लम हो रही होती है, आप ऊपर जा रहे हैं। तो जितना एम्प्टी स्टमक होगा आपके लिए बेस्ट होता है अपने आप को मूव करना। रीजन सिर्फ ये कि आपके लिए मूवमेंट इजी हो जाती है। अच्छा, मैं चाह रही हूँ थोड़ा सा आप करके भी दिखाएं, थोड़ा डेमो भी हम देखेंगे। जी, आज मैं फेस योगा बताती हूँ जिससे आपकी स्किन ना सिर्फ ग्लो करेगी, टाइटनिंग के लिए मैं आपको कुछ चीज़ें बताती हूँ। साथ में डार्क सर्कल्स जो है, हम बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम करते हैं, ठीक है, आजकल हमारा स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है, उससे क्या होता है हमारे पूरे डार्क सर्कल्स हो जाते हैं। अच्छा, मैं आपको बताऊँ, एक हमारी स्किन जो है ना वो बिल्कुल इस तरह, जैसे ग्रेविटी है, हम नीचे की तरफ जा रहे होते हैं ना ग्रेविटी में, तो स्किन भी हमारी नीचे की तरफ ढलक रही होती है जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं। तो अगर आप स्टार्टिंग से ही, अपनी टीन एज से ही, स्कूल लाइफ से ही बल्कि योगा करना शुरू कर देते हैं, फेस योगा स्पेशली, तो आप का जो एंटी एजिंग है सिलसिला वो जरा देर में स्टार्ट होता है। ठीक है, तो क्या हम करें फेस योगा के लिए? सबसे पहले तो मैं चाहूंगी सर आप डार्क सर्कल्स का बताएं, क्योंकि स्क्रीन टाइम के अलावा वो बेचारी माएँ जिनके बच्चे पूरी रात नहीं सोते, जैसे मेरा बच्चा पूरी रात नहीं सोता, और जब मैं सुबह दफ्तर आती तो मेरे मेकअप आर्टिस्ट से पूछता है कि क्या हुआ, इतने डार्क सर्कल्स कैसे हो गए? तो वो हम माएँ जो है बेचारी कहती है हमारा बच्चा नहीं सो रहा इसलिए हम उसके साथ पूरी रात जागे। तो डार्क सर्कल्स के लिए आप क्या बताएं? लेट्स स्टार्ट। हम जी प्लीज फिर आपको बता देता हूँ। तो बड़ा ज़रूरी है आपकी ज़िंदगी में कि आप योगा को जो है अपनी ज़िंदगी का हिस्सा इस तरीके से बनाएं। पानी पीते हैं आप लोग, खाना खाते हैं, तो योगा को भी ऐसे बनाएं अपनी ज़िंदगी का हिस्सा कि जब आपको लगे कि अब आपके पास 15 से 20 मिनट या 20 से 30 मिनट या 30 से 40 मिनट फ्री हैं तो योगा करें। अच्छा बताएं ज़रा अमरीन जी। अच्छा देखें, आप हमेशा याद रखिए कि जब भी आपने योगा स्टार्ट करना है सबसे पहले अपने आप को रिलैक्स पोजीशन में बैठना है, ठीक है। हमेशा जल्दबाजी में आपने योगा नहीं करना, आपने पहले अपने आप को रिलैक्स किया। सबसे पहले आपने अपने शोल्डर्स को मूव किया, हल्की सी अपनी बॉडी को स्ट्रेच किया, ठीक है। आप जब इस तरह से कर लेते हैं आपकी बॉडी वार्म अप होने शुरू हो जाती है। चीज़ें करने के बाद ऑलवेज स्टार्ट मेडिटेशन फर्स्ट। आपने अपनी इंडेक्स फिंगर को होल्ड करना है, ब्रीदिंग करेंगे 15 to 12 टाइम्स। इनहेल करेंगे थ्रू योर नोज एंड एक्सहेल करेंगे थ्रू योर माउथ। ओके, इनहेल, ओपन माउथ, एक्सहेल। 3 to 4 टाइम्स आपने ब्रीदिंग स्टार्ट करनी है, देन आप 12 to 15 टाइम्स तक चल जाएंगे। जब आपने अपनी ब्रीदिंग स्टार्ट कर ली, आपने अपने मूवमेंट्स कर ली, शोल्डर्स को मूव कर लिया, नेक सर्कल कर लिया, आराम से आप अब रेडी हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी, हम जब फेशियल योगा करते हैं या फेस योगा करते हैं तो हम बहुत से डिफरेंट टूल्स यूज़ करते हैं, लेकिन हमने सबसे बेस्ट जो हमारे पास टूल है वो हमारा हैंड्स है, ठीक है। अगर आप अपने हाथ यूज़ करते हैं तो आप, मैं कहती हूँ उससे ज़्यादा अच्छी बेस्ट चीज़ नहीं हो सकती, क्योंकि आपको अपने प्रेशर पॉइंट्स वगैरह का सब चीज़ों का पता होता है। सबसे पहले जो टेक्निक है दैट इज़ कॉल्ड टैपिंग टेक्निक, टैपिंग मेथड। आपने क्या करना है, अपने फिंगर टिप्स के साथ अपने फेस के ऊपर टैप करना है, लाइक दिस, टैप 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 15 to 20 टाइम्स आप अपने पूरे फेस के ऊपर, नेक के ऊपर टैप करेंगे। अगेन दोबारा ये बात बोलूँगी, अगर आप ऑयल अप्लाई कर लेंगे, जोजोबा ऑयल, टी ट्री ऑयल या वट एवर ऑयल यू हैव अकॉर्डिंग टू योर स्किन, आपने सबसे पहले टैपिंग मेथड करना है। टैपिंग मेथड से क्या होता है कि आपके जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो इन्हेंस हो जाता है, ठीक है। आपकी स्किन ऑटोमेटिकली ग्लो करने लगती है। आपने अपने फेस को टैपिंग मेथड के थ्रू